तो हम लोगों ने रिवर का काम देख लिया था, है ना। और अभी की क्लास में हम लोग जो तो रिवर किस तरीके से इरोशन करता है इसको हमने देखा था, नदी का अपरदन की क्रिया को। अब हम लोग देखेंगे कि जो सी होता है, सागर या महासागर होता है, सी या ओशन होता है, वो अपने तटीय क्षेत्र को, कोस्टल एरिया को कैसे इरोड करता है, कैसे काटता है। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप का फीचर्स हम लोगों ने कभी देखा होगा किसी मूवी वगैरह में, कि ये जो कोस्टल एरिया है वहां पे ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आपको दिखते होंगे। अब ये कैसे बनते हैं हम इसको देखते हैं। तो क्या होता है, हम जानते हैं जहाँ पे भी सी या ओशन होता है वहां पे वेव्स आते हैं, लहरें आती हैं, और लहरें लगातार काटते जाती हैं, लगातार टकराती हैं कोस्टल एरिया से, और उसको उसका एक मटेरियल तोड़ के फिर लाती है, फिर टकराती है, फिर मटेरियल तोड़ के लाती है। इस तरीके से वो करते जाती है, ओशन लगातार ऐसा काम करते रहती है। इसलिए ऐसे कटाव को, ऐसे इरोशन को रोकने के लिए बहुत सारे सिटीज में कोस्टल एरिया पे बड़े बड़े स्टोन्स को डाल दिया जाता है, बड़े बड़े पर्वतों को डाल दिया, स्टोन्स नहीं, चट्टानों को डाल दिया जाता है। जैसे मरीन ड्राइव, अगर कोई मुंबई का मरीन ड्राइव का कोई फोटो अगर देखा होगा या कोई गया होगा, तो वहां पे ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स जिसके 4-5 एंगल बने हुए हैं वैसा बना के रखा हुआ है, ताकि मुंबई ऑलरेडी छोटा एरिया है, ऑलरेडी क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है, वैसे एरिया में अगर आप ओशन लगातार काटता जाए तो मुंबई तो खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोस्टल एरिया है उसके साइड में आपने पत्थर डाल दिया ताकि ओशन उसको क्या ना कर सके, कट नहीं कर सके, कम ना कर सके। ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जैसे अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई माउंटेन का प्लेस है जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्या क्या बना सकता है हम देखते हैं। तो जैसे एक माउंटेन जैसा था, और यहाँ पे ओशियन है, और ओशियन की जो लहरें हैं वो क्या करेंगे, इसको काटते जाएंगे लगातार, और इसके सेडिमेंट्स को नीचे डिपॉजिट करते जाएंगे। तो इसके सेडिमेंट्स जो हैं, इसके जो अवसाद हैं नीचे जमा होते जाएंगे, और ऐसे लगातार करते करते इसका साइज जो होगा वो लाइक दिस हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा जेंटल था, यू कैन सी। अब थोड़ा सा स्टीप हो गया, तेज ढाल हो गया, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वो लाइक ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब खड़ा ढाल होता है तो जल्दी गिरता है ना। तो वो इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा वर्टिकल, ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्लोपिंग में है उसका गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखो, इसने कट किया तो ये ऐसा हो गया, इसको कट किया तो ऐसा हो गया, है ना। तो इसके कारण से ऐसा स्टीप वॉल, है ना, मतलब खड़ी ढाल वाला एक वॉल खड़ा हो जाता है माउंटेन के, ओशियन के बगल में। उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ, मतलब लाइक दिस हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ, हिंदी में बता रहा हूं मैं। तो ऐसा वर्टिकल वॉल वाला ओशियन के बगल में, ओशियन के बगल में इस टाइप का वर्टिकल वॉल खड़ा हो जाना, उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। अब देखो, ओशियन के लगातार इफेक्ट के कारण से ये जो लहरें हैं लगातार काटते गए, इसके कारण से अंदर में गुफा जैसे बन जाता है, लाइक अ केव बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सी केव। अब देखो, ओशियन अगर इसमें लगातार कटता जाएगा तो नीचे में केव जैसा बन जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं सी केव। विनय समझ आ रहा है? विनय, विनय, सी केव समझिए, है ना। ओशियन ने इसको कट कर दिया जिसके कारण से केव जैसा बन गया। अब कट करते करते क्या होगा, वो आर पार चला जाएगा, मतलब माउंटेन के उस साइड भी चला जाएगा, लाइक दिस, जैसे अंदर तक उस साइड भी चला गया, इधर पे भी आ गया। तो ओशन का वाटर उधर पे भी गया, इधर पे भी गया। इसने क्या किया, ये पूरे माउंटेन को कट करके आर पार कर दिया, जिसके कारण से एक आर्क, एक चाप जैसा बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्क। रॉक्स के होते हैं, और वही रॉक्स को तोड़ता जाता है वो, जैसे वाटरफॉल में पानी ने तोड़ा था ना सॉफ्ट रॉक को, वैसे ही ओशन का वाटर तोड़ता जाता है। तो इसने अपने लिए रास्ता बना दिया, उसको हम बोल रहे हैं सी आर्क। अब सोचो कि ये जो रास्ता बना है, सी आर्क बना है, ये भी फर्दर इरोशन होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये जो सी आर्क होगा वो किस टाइप का बन जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
पहले था ये सी केव, अब सी आर्क बन गया, ऊपर का पतला हो गया, देख रहे हो ऊपर का जो वॉल है वो पतला हो गया, साइड साइड वाला अभी भी मोटा है। ये एक ब्रिज जैसा नहीं दिख रहा है ना? इसी को अगर मैंने और इरोशन किया तो ये और बड़ा हो जाएगा ऐसा, है ना? अब ये लाइक अ ब्रिज दिख रहा है, एक पुल जैसा दिख रहा है। लेटर ऑन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, जिसके कारण से दो अलग अलग माउंटेन ऐसे ऐसे अलग अलग पड़ जाएंगे। बीच वाला रास्ता, बीच वाला जो था वो क्या हुआ, गिर गया। तो ये जो अलग से जो दिख रहा है, यू कैन सी, ये जैसे अलग सा है, ये कभी अटैच होगा, जैसे ये दोनों भी कभी अटैच होगा, जुड़ा होगा, पर ये टूट के कहा नीचे गिर गया है ना, देख रहे हो, है ना? टूट के वो नीचे गिर गया। तो जो बच जाता है इस टाइप का जो अलग से स्ट्रक्चर है उसको स्टैक बोलते हैं, स्टैक। तो तीन प्रोसेस हुआ। पहला प्रोसेस था, पहले उसने गड्ढा किया, किस पे, माउंटेन पे, तो वो केव बनाया, गुफा जैसा बनाया। अब वो केव को और ज्यादा इरोड किया तो आर्क जैसा बन गया, और ज्यादा इरोड किया तो वो आर्क का ऊपर का जो पुलिया है वो नीचे गिर गया, तो जिसके कारण से दो इंडिविजुअल माउंटेन रह गए, जिसको अलग से जो हो गया है उसका नाम है स्टैक, स्टैक। और सी क्लिफ क्या था, सी क्लिफ ये था कि एक जेंटल माउंटेन था जिसको आपने स्टीप कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओशन ने कट कर दिया, तो ऐसा हो गया, ठीक है ना? इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया या मतलब कोई भी कोस्टल एरिया, अमेरिका का भी कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे ओशन है, वहां पे अगर माउंटेन है तो वहां पे के माउंटेन ऐसा खड़े ढाल वाले दिखते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो खड़ा ढाल वाला था, वो जेंटल स्लोप था, पर वो कट गया। ये बताओ, ये डिपोजिशन से है कि इरोशन से है? इरोशन है, काट काट रहा है ना, तो इरोशन है ये। हाँ, ये रॉक बनने का ना बहुत सारा कारण हो सकता है जिसको हम पढ़ेंगे। रॉक या माउंटेन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, ये क्यों बनते हैं हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है? कुछ माउंटेन डिपोजिशन से भी बनते हैं, जैसे हमारा हिमालय है, हिमालय को हम सेडिमेंट्री माउंटेन बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, अवसादी पर्वत बोलते हैं हमारे हिमालय को। इसका मतलब वो अवसाद से बना है, सेडिमेंट से बना है। बहुत ही कम ऐसे माउंटेन हैं जो कि इग्नियस से बने हैं, वोल्केनो से बने हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन किससे बने हैं, सेडिमेंट से बने हैं, अवसाद से बने हैं। वही सेडिमेंट्स जो कि रिवर लेके आती है, वही किसी तरीके से माउंटेन जैसा बन जाता है। तो गुफा को बोलते हैं जो केव है उसको समुद्री गुफा बोलते हैं, जो केव है उसको तटीय महराब बोलते हैं, स्टैक को स्टैक ही बोलते हैं, और जो क्लिफ है उसको हम बोलते हैं समुद्री भृगु। क्लिफ को हम बोलते हैं समुद्री भृगु, सी केव्स को तटीय महराब, स्टैक को स्टैक, और केव को समुद्री गुफा। इस क्लास का सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो पूछो मेरे से, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो पूछो। ठीक है, अगला है ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं। हमने देखा इरोशन के एजेंट में क्या क्या था, वाटर था, रनिंग वाटर था, उसके अलावा ग्लेशियर थे, और उसके अलावा विंड थे, है ना? तो हमने वाटर का प्रॉपर्टी देख लिया, पानी कैसे तोड़ता है चीजों को। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ग्लेशियर, हिमनद जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ग्लेशियर क्या है, तो ग्लेशियर का डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखा है, हिमनद का डेफिनेशन लिखा है। नाम से लग रहा है ऐसी रिवर जिसमें वाटर की जगह आइस फ्लो होता है, हिम की नदी, हिमनद, ग्लेशियर, ठीक है? मतलब फ्लो होता है ग्लेशियर, है ना? मतलब ग्लेशियर फ्लो होता है, इसलिए इसको हिमनद बोल रहे हैं। यू कैन सी, जैसे ये ग्लेशियर है, ये फ्लो हो रहा होगा,
हो रहा होगा, सरकता है ये धीरे धीरे करके, इस तरीके से सरकता है। और ये जब जब धीरे धीरे करके ऐसा सरकता है, तो उसके कारण से नीचे पे बहुत वेट पड़ता है। जैसे रिवर जहां से भी जाती है, वो अपना नीचे गड्ढा करते जाती है। वैसे ही क्या है, जो ग्लेशियर्स होते हैं जहां से जाते हैं, वो अपने नीचे को बुलडोज करते हुए चलते हैं, तोड़ते हुए चलते हैं। क्योंकि ये इतना हैवी होता है, ये जो ग्लेशियर होता है, कि उसके साथ साथ बड़े बड़े रॉक्स एंड चट्टाने भी ऐसे ऐसे घूमते रहती है। ग्लेशियर अपने साथ सारे को बहा के लेके जाता है। कई बार इसके रास्ते में ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको भी काटते हुए निकल जाता है, तोड़ते हुए निकल जाता है। गेटिंग इट पूजा? तो इसलिए ग्लेशियर के पास बहुत पावर है। वो बड़े बड़े स्टोन्स, बोल्डर सबको लेके जाता है, और उस बोल्डर से नीचे को तोड़ता जाता है, लगातार तोड़ता जाता है। तो ये इरोशन है कि डिपोजिशन है? इरोशन है, तोड़ता जा रहा है तो मतलब इरोशन है। ठीक है ना? हम्म। अब क्या है, ये ग्लेशियर क्या करती है, जैसे अब इसका, जैसे रिवर का लास्ट पोर्शन क्या होता है किसी भी रिवर का? रिवर का सबसे लास्ट ओशन में मिलता है, पर उससे पहले क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। तो रिवर ओशन से मिलने से पहले डेल्टा बनाता है। तो ग्लेशियर जो है, वो जब अपने लास्ट में चले जाते हैं, जहां पे ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, पानी बन के निकल जाते हैं, तो वहां पे जो कचरा छोड़ देता है, डेब्रिज छोड़ देता है, जो स्टोन्स, सॉइल जो भी छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोरेन्स, है ना? उसको हम बोलते हैं हिमनद, हिमोर। हिमोर जैसे जलोढ़ था ना, अलुवियल सॉइल के लिए जलोढ़ था, वैसे मोरेन्स को हम हिमोर बोलते हैं। ग्लेशियर अगर लेके आती है तो मोरेन्स है, रिवर लेके आती है तो अलुवियल है। कौन सा? सी क्लिफ। हाँ, सी क्लिफ ये था कि जैसे ऐसा माउंटेन था, या तो रॉक था, ओशियन का वाटर ऐसा था, इसने लगातार क्या किया, इस पे प्रेशर दिया। प्रेशर देने के कारण से इसका जो सेडिमेंट्स है, इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा करके कट के निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, ओशियन के अंदर समा गया। तो ये माउंटेन कैसा हो गया शेप में? ऐसा। तो दिस, ये जो वर्टिकल वॉल दिख रहा है, उसको हम सी क्लिफ बोलते हैं। एकदम स्ट्रेट जो है वो सी क्लिफ। तो एक चीज है, जहां से ग्लेशियर जाती है, वो अपने साथ साथ वैली का भी निर्माण करती है, गर्त का भी निर्माण करते जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, काटते जा रही है, काटते जा रही है। तो बहुत वैली का भी फॉर्मेशन वो करता है ग्लेशियर। जैसे नदी भी होता है, घाटी का निर्माण करती है ना? काटते जाती है, काटते जाती है, करके घाटी का निर्माण करती है। वैसे क्या है, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी वैली का वैली का फॉर्मेशन करते हैं। हमको लगता है रिवर वैली से जा रही है, नहीं, रिवर ने वैली बनाया। रिवर ने वैली बनाया, नदी ने घाटी बनाई, वैसी ग्लेशियर ने भी अपना वैली बनाया। वो जा नहीं रहा है वहां से, उसको पहले रास्ता नहीं मिला, पर उसने काटते गया और अपने लिए रास्ता बनाया उसने। ठीक है। तो जहां पे मोरेन्स होते हैं, वहां पे बड़े बड़े बोल्डर दिखते हैं, जबकि रिवर के डेल्टा के पास आपको छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं। कण का साइज जो होता है, पार्टिकल का साइज रिवर के डेल्टा में बहुत छोटा होता है, तो ग्लेशियर में बड़े बड़े होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के। ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ग्लेशियर ने क्या काम किया वो हम लोग ने देखा। अब विंड का देखते हैं। तो जैसे कभी आप डेजर्ट वाला एरिया में, रेगिस्तान वाला एरिया में जाओगे,
तो उस जगह आपको ऐसा रेत का टीला है ना, आपको ऐसा दिखेगा, जिसको हम सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है? सैंड ड्यून्स कुछ नहीं, सैंड का एक माउंटेन जैसा होता है, एक पठार जैसा हो जाता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स का डेफिनेशन इसमें ये लिखा है, क्या होता है जब विंड चलती है, विंड अपने साथ जब चलती है रेतीले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, तो बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स उस विंड में रहते हैं। कभी आप मूवीज देखना कि रेतीला तूफान है ना, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं। तो सैंड स्टॉर्म्स आने का मतलब ये है, हमारे यहाँ तो सैंड स्टॉर्म आता नहीं है। क्यों नहीं आता? हमारे साइड में सैंड नहीं है, रेत नहीं है, इसलिए सैंड स्टॉर्म नहीं आता। पर स्टॉर्म्स तो आते हैं, तूफान तो आते हैं कि नहीं हमारे यहाँ। पर इस एरिया में जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तो अपने साथ वो रेत वगैरह को, सैंड को भी लेके चलते हैं। और वो लेके जब ना सैंड स्टॉर्म ठंडे हो जाते हैं, स्टॉर्म्स जब हल्के हो जाते हैं, तो वो सारे रेत को एक जगह डिपॉजिट कर देते हैं। पावर कम हो जाता है। जैसे हमने बोला, रिवर का जब पावर कम हो जाता है तो मियांडर बनाने लग जाती है। वैसे जब विंड का पावर कम हो जाता है, तूफान के साथ तो उड़ा के ले गया, पर पावर जब कम हो गया तो सैंड को एक जगह छोड़ देता है। तो जो फॉर्मेशन होता है वो सैंड ड्यून है। जो बन जाता है उसको रेत का टीला बोला जाता है, बालू का टीला बोला जाता है, सैंड ड्यून्स। तो ये इरोशनल है कि डिपोजिशनल है? डिपोजिशनल, क्योंकि इसे छोड़ दिया, डिपॉजिट कर दिया। उड़ा के ले जाता तो वो इरोशन होता, पर ये डिपॉजिट कर रहा है, तो सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स में जो रेत होता है वो बहुत ही फाइन होता है, छोटा छोटा कण होता है, लाइट वेट का होता है। क्योंकि आप जानते हो कि विंड के पास कितना पावर होगा, तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर तो लेके उड़ा के लेके नहीं जाएगा, हल्का हल्का लेके जाता है। इसलिए वो बनाता है। नॉर्मली ये फाइन सैंड का होता है, यू कैन सी, बहुत हल्का। इसलिए यहाँ पे कोई बड़े बड़े स्टोन नहीं दिखते इस एरिया पे, पत्थर वत्थर नहीं दिखेंगे, पूरा का पूरा रेत का टीला दिखता जाएगा। यहाँ पे एक और चीज, फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक। ऐसा मशरूम शेप का चट्टाने मिलती है इस जगह पे। और उसका कारण क्या है? जब विंड चलती है तो जैसा ये माउंटेन ऐसा रहा होगा, ये जो बन गया है वो ऐसा रहा होगा। तो विंड चलती है तो साइड साइड को उड़ाते जाती है, घिसते जाती है, घिसते जाती है। और साइड साइड को उड़ाते जाने के कारण से ये कैसा जैसा बन जाता है, ऐसा मशरूम जैसा बन जाता है। जैसे रिवर ओशन ने क्या किया था, साइड साइड को ही उड़ाया था। वैसे विंड भी जब चलती है तो विंड के साथ क्या होता है? विंड के साथ छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल होते हैं, जो कि इसको लगातार थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। आप सोचो, जब कहीं पे पेंट को उड़ाना रहता है, कहीं पे पेंट हुआ है तो उसको घिसना है, तो हम क्या यूज करते हैं? सैंड पेपर, नाम है उसका सैंड पेपर। ऐसे घिस करके हम लोग पेंट करते हैं ना उसमें। मतलब सैंड का इफेक्ट ये है कि उसको घिसता जाता है, घिसता जाता है। तो इन द सेम मैनर ये माउंटेन जो होते हैं, हिल जो होते हैं, उसको दोनों साइड से घिसता जाता है ना, बिकॉज कंटिन्यूसली विंड चलते जा रही है, तो रब होता जा रहा है। और रब होने के कारण से ये जो साइड वाला पोर्शन घिस के लाइक दिस हो जाता है, जैसे ऐसा, ऐसा और ऐसा हो जाता है, जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक। ठीक है। विंड ऐसा क्यों बनाती है? क्योंकि विंड जब ना रेगिस्तानी वाले एरिया पे, डेजर्ट वाले एरिया पे फ्लो होती है, तो वहां पे उसको रोकने के लिए कोई फ्रिक्शन नहीं होता, पेड़ नहीं होते। तो उस जगह पे क्या है, बहुत तेजी से विंड चलती है। नॉर्मली विंड इस जगह पे जब चलती है तो ट्रीज, माउंटेन्स या घर या बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो उसको रोक देते हैं। पर डेजर्ट वाले एरिया में विंड जब चलती है तो बहुत तेजी से चलती है, कोई रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे सैंड को उड़ा के ले जाती है। और वो सैंड को उड़ा के कहीं पे जब थ्रो करती है ना, जब टकराती है, तो उसको वो तोड़ते जाती है, घिसते जाती है। और उससे जो रॉक बनता है उसको मशरूम रॉक बोलते हैं। गेटिंग इट? ये समझ आया?
नहीं, पहले वो मशरूम रॉक बना, क्योंकि क्या है, इसको भी तो उड़ा के ले जाएगी ना, जो उसको तोड़ा उसको भी उठा के ले जाएगी, और उठा के जहां पे उसका पावर कम हो जाएगा वहां पे डिपॉजिट कर देगी, है ना। तो इसके दूर में होगा, यहां से उड़ा के वो कहीं और लेके जाएगा। तो ये इरोशन है कि डिपोजिशन है? ये वाला इरोशन है, काट रहा है तो इरोशन है, isn't it? तो ये काटता जा रहा है तो इरोशन। तो मशरूम रॉक जो है किसका फीचर है? इरोशनल फीचर है, अपर्दन वाला फीचर है। जबकि सैंड ड्यून्स, बालू का टीला, दैट इज द डिपोजिशनल फीचर। दोनों में ये डिफरेंस है। अब क्या होता है, जैसे जहां पे सैंड ड्यून्स थे, अब सैंड ड्यून्स भी उड़ उड़ के ना वो आगे जाते जाते हैं। हवा जब भी चलती है ना, सैंड ड्यून्स अपना रास्ता चेंज करते जाते हैं, थोड़ा सा उड़ के फिर इधर आ गए, फिर उड़ के उधर आ गए। जब भी हवा चलेगी उसको उड़ाते जाती है। आप सोचो यहाँ पे रेत रखे हो, जब भी हवा चलेगी वो उधर नहीं बह जाएगा। तो जितने हल्के पार्टिकल है वो ज्यादा दूर तक जाते हैं, और जितना हैवी रहते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। ये तो नेचर है कि हैवी चीज को वो वहीं पे छोड़ता है, लाइटर चीज को दूर के लेके जाता है। तो इस तरीके से जहां पे विंड का पावर कम हो जाता है वहां पे सैंड ड्यून्स तो मिलते हैं, पर सैंड ड्यून्स के दूर दूर तक आपको ना छोटे छोटे पार्टिकल सैंड के मिलते रहते हैं। इसलिए रेगिस्तानी या डेजर्ट वाले एरिया के आसपास में भी आपको सैंड बहुत मिलता है। अफ्रीका का ये केस है, अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, वहां से जो सैंड है वो तो यूरोप में चला जाता है, पूरा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को क्रॉस करके वहां चला जाता है वो यूरोप में। और यूरोप में एक आल्प्स माउंटेन है, स्विट्जरलैंड में, आप जानते हो आल्प्स माउंटेन है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है वैसे वहां पे आल्प्स है, और उसके ऊपर येलो कलर का एक लेयर जम जाता है जिसको येलो स्नो फिनोमेना बोलते हैं। अब येलो स्नो क्यों हुआ? अफ्रीका के से सैंड उड़ के कहा चला गया? स्नो के ऊपर चला गया। तो ऐसा होता है। तो क्या है, मैं इस फीचर को इसलिए बता रहा था कि जहां पे सैंड ड्यून्स होते हैं उसके दूर दूर तक जो फाइन सैंड, छोटे छोटे कण जो ना दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लोएस। जैसे वहां पे मोरेन था, उधर पे डेल्टा था, वैसे यहाँ पे क्या है? लोएस। तो विंड का जो डेल्टा है वो क्या है? लोएस। विंड का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है लोएस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लोएस बोला जाता है इसको। और बालू का टीला जो था, सैंड ड्यून्स जो बोल रहे थे, उसको बालू टिब्बा बोला जाता है, ठीक है ना, बालू टिब्बा बोला जाता है। सैंड ड्यून्स को बालू टिब्बा बोला जाता है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए। सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, कल जो आपने एक चीज समझा है, तो आर्टवर्क है ना, तो हाँ, जो सीस्मोग्राफ है ना, तो सीस्मोग्राफ एक बार मतलब समझाएगा सीस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अच्छा, सिस्मोग्राफ नहीं बताया क्या? सीस्मोग्राफ कल तो नहीं सर, कल आपने नहीं बताया हाँ हाँ सीस्मोग्राफ। हाँ, सिस्मोग्राफ के बारे में नहीं बताया, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, कल बताना शायद साइड में रह गया होगा। हाँ, जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, है ना, जो कितना एनर्जी आ रही है उसको मेजर करने के लिए, उसका पैमाना जो है उसको हम तो रिक्टर स्केल बोलते हैं। रिक्टर स्केल पे हम मेजर करते हैं, पर उस रिक्टर स्केल का एनर्जी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से नापते हैं। वैसे ही अर्थक्वेक को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? सिस्मोग्राफ। गेटिंग? अर्थक्वेक को तो वही है सिस्मोग्राफ, मनोजित। अच्छा, तो रिक्टर स्केल से ना हम लोग मापते हैं, और सीस्मोग्राफ से क्या करते हैं? हाँ हाँ, सिस्मोग्राफ से हम मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। थर्मामीटर से हम नापते हैं, बट हम बताते किस में है? डिग्री सेल्सियस में। हाँ डिग्री सेल्सियस हाँ में बताते हैं ना, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही
अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं? रिक्टर स्केल से। पर जो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। अच्छा, तो रिक्टर जो है वो यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस है वैसे यहाँ पे रिक्टर है। अच्छा, मतलब सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है और रिक्टर स्केल से हम लोग मापते हैं। यस, सिस्मोग्राफ इज द थर्मामीटर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तरुण, प्लेट क्यों मूव करता है? प्लेट्स क्यों मूव करते हैं? सरफेस इज द प्लेट। आप अभी कौन से क्लास में हैं? 12th में। ये कौन से क्लास की बुक है? हाँ, 7। मैं इसको यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ कि मैं 7th पढ़ा रहा हूँ? क्लास 7 पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो समझ आना चाहिए, isn't it? तो ये हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं कि मैं स्कूल का हूँ, मैं कॉलेज का हूँ। ये ऐसा चीज है जो कि तो 7th में ही समझ आ जाना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं समझ पाते किसी कारण से, इसलिए हमको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो क्लास 7 का सिंपल ये जो बुक्स हैं, इसको एक एक दिन में खत्म किया जा सकता है। एक दिन 2 दिन में खत्म किया जा सकता है। अब बच्चे लोग की बुक उठा के देखो, एक दिन में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं इसको, ताकि क्या है, फंडामेंटल स्ट्रांग रहे। यहाँ से अगर प्लेट नहीं पता रहेगा तो मैं आगे कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। पूरा पूरा ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी प्लेट्स पे है। व्हाट इज प्लेट करके पढ़ के आना तरुण कल से, ठीक है? हाँ विनय, व्हाट इज प्लेट? कल के क्लास में थे, स्टार्टिंग से थे, पढ़ के आए हो? पढ़े थे इसको जाके? हाँ, नहीं पढ़े हो? पढ़े रहते तो बताते आप। देखो आप चरोदा से आते हो इतना दूर से, है ना, इतना मेहनत करके आते हो, तो 1 घंटे की क्लास के लिए या 1.5 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे ट्रेवल करते हो आप, इज दैट इट? तो जब अपन इतना मेहनत करके आ रहे हैं, तो जो चीज लेके जा रहे हैं वो वाकई में वैल्यूएबल होना चाहिए ना। तो हम अगर नहीं पढ़ेंगे घर जाके, तो 4 दिन की क्लास कुछ नहीं, वेस्टेज है, मेरा आना जाना वेस्टेज है। पढ़ के आओ, जो चीजें मैं बताया हूँ उसको पढ़ के आओ, क्योंकि हमको दोबारा ऐसा टाइम मिलेगा ही नहीं कि इतना अच्छे से पढ़े, क्योंकि 1 साल का कोर्स में अपना डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो हमको अपॉर्चुनिटी है कि सुबह के फाउंडेशन क्लास में हम डिटेल में पढ़ पाते हैं। ठीक है? तो जैसे आपको तो अगले साल ही देना है ना विनय? हाँ, आपको अगले साल देना है, तो आपको ये सब काम, मतलब 1 घंटा टाइम जो मिल रहा है एक चैप्टर को, वो बहुत ही डिलीजेंटली अच्छे से देना है उसको विनय, ठीक है ना? फैमिली वाले बहुत मेहनत करके हमको इधर तक लेके आते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट है। हमारा काम बस एक ही धर्म है, हमारा पढ़ना धर्म है। ठीक है? तो उसको पढ़ के आना। मैं आप लोग से दोनों से क्वेश्चन करूंगा। क्या है प्रियंका? लिथोस्फीयर का टूटा हुआ पार्ट, ब्रोकन पार्ट है प्लेट। तो प्लेट क्यों मूव करता है, प्लेट क्यों हलचल करता है? मैग्मा बॉयल होता है, कोर में बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसके कारण से मैग्मा बॉयल होता है, जिसके कारण से प्लेट्स जो हैं सरकते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज बताया था मैंने। बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स क्या है? तो लिथोस्फीयर को जो इफेक्ट डाल रहा है वो बहिर्जनित बल है कि अंतर्जनित बल है? एंडो है कि एक्सो है? एंडो। एंडो मतलब, एंडो मतलब एंडोस्कोपी करते हैं हम, है ना, बॉडी में क्या है उसको देखने के लिए, कुछ तकलीफ तो नहीं है। नाम से हिंदी में देखो, अंतर्जनित, ऐसा बल जो अंदर से जनित होता है, बहिर्जनित जो बाहर से जनित होता है। तो मैंने पूछा बहिर्जनित बल क्या है?
पृथ्वी के बाहर से प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल, हिमनद। गुड, वेरी गुड। अंतर्जनित बल क्या है? हाँ वीणा। तो भूकंप, अर्थक्वेक एक बल का एग्जाम्पल है कि उसका प्रभाव का एग्जाम्पल है? उसका प्रभाव है। तो बल कहां से आया? अंदर से किस कारण से आया? मैग्मा बॉयल हो रहा है, तो उसके कारण से जो बल, प्रेशर पड़ा, वो है अंतर्जनित बल, एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है। व्हाट इज फ्लड प्लेन? हम्म 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 ठीक है। एक चीज तो सही बोले, पर तेजी से मूव करने के समय नहीं बनता ये। ज्यादा पानी जब रहता है उसमें, जैसे मानसून का सीजन में क्या होता है, रिवर में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ जाने के कारण से ज्यादा सेडिमेंट्स वो लेके आता है। ज्यादा सेडिमेंट्स लेने के कारण से वो ज्यादा डिपॉजिट भी कर देता है। ओवर द टाइम, जब जुलाई अगस्त सितंबर खत्म हो जाता है, तो रिवर फिर से अपने नैरो पैसेज पे चलने लग जाता है। तो ये जो प्लेन बनाया उसने, उसको हम क्या बोल रहे थे? फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान बोल रहे थे। ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या है भावना? आपका हिंदी है कि इंग्लिश? इंग्लिश है ना। सैंड ड्यून्स क्या है? डिपॉजिट कर देती है, बन जाता है, सैंड ड्यून्स है। तो ये डिपोजिशनल फीचर है कि इरोजनल फीचर? डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है। समुद्री पुलिंग का निर्माण कैसे होता है? सी आर्क कैसे बनता है? हाँ, सी आर्क। हाँ, ठीक है। तो सी आर्क का पहले का प्रोसेस क्या है? सी केव बनता है। गुड। सी केव के बाद सी आर्क बन जाता है। ठीक है। गुड। हाँ, क्या बनता है? समुद्री पुलिंग। ये एक्चुअली देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में ये सी आर्क है कि कुछ और नाम है। हाँ, सिक्स सी ब्रिजेस फॉर्म। बीच, अच्छा अच्छा, ओके ओके, समुद्र, ओके, ये बीच होगा। ठीक है, सही है। बीच कैसे फॉर्म होता है? हाँ, सी बीच कैसे फॉर्म होता है, मैंने बताया नहीं है, पर ट्राई करो बताने का। सी बीच कैसे बनता है? आप सही बोले, समुद्री पुलिन उसी से निर्माण होता है। ठीक। मैंने बताया नहीं है, फिर भी ट्राई करो। हम्म 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 सी बीचेस का फॉर्म कर देता है। क्या बता रहे थे आप वीणा? हाँ हाँ, समुद्री पुलिन मैं कंफ्यूज हो गया था, वो सी आर्क से मैं सोच रहा था। सी आर्क तो कुछ और नाम था उसका हिंदी में। तो सी बीच या सी पुलिन कैसे बनता है, समुद्री पुलिन कैसे बनता है? तो वो ओशन की लहरें, ओशन की जो वेव्स हैं, वो क्या है, सैंड को डिपॉजिट करती है किनारे में, और फिर वापस जाती है, फिर डिपॉजिट करती है, फिर वापस जाती है, जिससे सी के बीचेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है सी बीच या समुद्री पुलिन। ये डिपोजिशनल फीचर है, ज्योत्सना की इरोशनल फीचर है। डिपोजिशन है। ठीक है, ये डिपोजिशन है। सर। हाँ हाँ सर, तो सी बीचेस हम लोग कह सकते हैं, वो जो मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में सर जो दीघा है, तो वो हाँ तो हाँ। सी
बोल रहे पुरी दीघा वो सब। हाँ हाँ, देखो जितने भी बीचेस हैं, दीघा बीच हुआ या तो मंदारमणि बीच हुआ, ये जितने भी बीचेस होते हैं जिसके साइड पे सैंड आता है, तो रेत कैसे आ जाता है बीच सी के बगल में? क्योंकि सी ही क्या करती है, सैंड को उधर थ्रो करते जाती है, जमाती जाती है। ठीक है। यस सर। अच्छा, हाँ आप बताओ, ऑक्सबो लेक क्या है? चाप झील। चाप किसको बोलते हैं? आलू चौक वाला आलू चाप। चाप तो पढ़े हो, बचपन में पढ़ा है। चाप किसको बोलते हैं? आर्क किसको बोलते हैं? नाम से जब ना कुछ नहीं समझ आया ना, नाम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। झील जानते हो, चाप जानते हो? चाप कैसे नहीं जानते होगे? मैथ्स तो पढ़े होगे ना। मैथ्स में हम बोलते हैं ना एंगल, ये इतने चाप होता है, ये इतने एंगल, ये इतना डिग्री का है करके, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करते हैं एक चाप, दैट इज चाप। इस टाइप का शेप होता है। हाँ, इस टाइप का शेप होता है। ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। हम कैसे निकालेंगे यूपीएससी? यूपीएससी स्टेट पीएससी कैसे निकालेंगे? हमसे ज्यादा तैयारी करने वाले फिर ज्यादा लोग हैं, फिर ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, घर जाके भी पढ़ते हैं। हमको निकालना है, 1 in a million बोलते हैं, है ना, इतने लोगों से में से, लाखों लोगों में से आपको निकलना है, तो हमको उस लेवल की तैयारी भी चाहिए। हम अपने आप को पीछे नहीं कर सकते ये सोच के कि सर मुझे समय नहीं मिला, मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। रिजल्ट के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होता, है ना। तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट में सक्सेस हो, तो हमारा हर एक दिन की जो तैयारी है वो बहुत वैल्यू करती है। एक एक दिन करके बढ़ता जाता है, जैसे डिपोजिशन होता है, धीरे धीरे करके डिपोजिशन करके माउंटेन बन जाता है। तो हर एक दिन की तैयारी मैटर करती है ना। इस पूरे दिन भर का आउटपुट क्या है? जो मैंने पढ़ा है वो मेरे याद है, मुझे याद है, वो मेरा आउटपुट है। दूसरा आउटपुट क्या है? जो मुझे याद है वो मैं लिख पा रहा हूँ, ये दूसरा आउटपुट है। तो पहला लेवल तो करो ना, कि जो पढ़ पा रहे हो या पढ़ा है उसको याद रखो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये बेस है। ऑक्स बोले क्या है दीपक? हाँ, मैं अंडर करती है। यस। हाँ, सीधा निकल जाता है, ओके। हाँ, राइट। ऑक्सबो लेक है, वेरी गुड, है ना। ऑक्सबो लेक वो है, जी रिवर जब ना प्लेन पे आती है तो मियांडर करती है ना, मियांडर करती है, विसर्प जिसको बोलते हैं, ऐसे मियांडर करती है। पर सडनली जब मानसून का सीजन आता है, बहुत पानी आ जाता है, तो मियांडर ना करके वो सीधा बह जाती है, और इधर पे एक झील जैसा बन जाता है, एक लेक जैसा छोड़ जाता है, जिसको ऑक्सबो लेक या चाप झील बोल रहे थे। दैट इज द थिंग। ठीक है। अब ऑनलाइन में मैं पूछूंगा, इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ। मनोजीत। यस सर। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। विच इज नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। इसमें से कौन सा सी वेव्स का इरोशनल फीचर नहीं है? पहला है क्लिफ, दूसरा है बीच, तीसरा है सी केव। नहीं है सर, बीच तो है, हाँ, सी के भी है। सर क्लिप नहीं है। क्लिफ नहीं है। यस सर, सी क्योंकि केव सी, अच्छा है।
ये सर बीच तो नहीं है, हाँ सी के भी बीच, बीच होगा। नहीं सर, ये बीच तो है सर, बीच तो मतलब बीच तो इरोशनल फीचर्स है सर। बीचটা ইরোশনাল ফিচার আছে কি ডিপোজিশনাল ফিচার আছে ওটা? ये बीचটা হচ্ছে ডিপোজিশনাল ফিচার। ডিপোজিশনাল। এন্ড সি কেভটা? सी केव, yes yes sir, सी केव is also a depositional feature. সি কেভ অলসো ডিপোজিশনাল ফিচার? এটা কি করে ফলো হলো সি কেভটা? Sorry sir, C cave is the that is erosional feature sir. Sorry sir, C cave यस, is erosional feature and इट C इज beach is इरोशनल फीचर। yes sir. Sorry sir, yes sir. That is the erosional feature and that is depositional feature. फाइन। तो Yes ये sir. जो सी बीच है वो क्या है? डिपोजिशनल फीचर है सी बीच Yes जो sir. है। Yes sir. Yes sir. जबकि सी केव और क्लिफ जो है वो क्या है? इरोशनल फीचर है। Erosional क्लिफ feature. याद है ऐसे कट जाता है, और हाँ, दूसरा क्या बोला? सी केव, वो भी इरोड होके हो रहा है। फाइन। The depositional feature of the glacier is floodplain, beach or moraines श्रृंखला। Depositional feature of glacier is floodplain, beach, moraines। मोरेन्स। moraines। तो floodplain किसका डिपोजिशनल फीचर है? रिवर्स का। बीच, बीच सी का। सी का। सब बीच एक्चुअली डिपोजिशनल नहीं है वो। यस सर, डिपोजिशनल है, सॉरी। ओके बट सर सी तो इरोजन, बीच इरोजन में भी आएगा ना, बिकॉज एट द सेम टाइम वो इरोड कर रहा है अपर लेयर ऑफ सॉइल को। देखो, ओशियन का जो कोस्टल एरिया उसमें डिपोजिशन भी होता है, इरोशन भी होता है, पर बीच का फॉर्मेशन जो है वो डिपोजिशन के कारण से होता है ना? बीच का फॉर्मेशन डिपोजिशन के कारण से होता है। बट इसका ग्लेशियर के कारण से क्या बनता है? मोरेन। मोरेन्स। ओके। Which is caused by sudden movement of the earth। तुलसी, ऐसा गतिविधि जो कि त्वरित होती है, तीव्र होती है, इसके कारण से इसमें से कौन सा एक्टिविटी होता है? वोल्केनो बनता है, ज्वालामुखी बनता है, फोल्डिंग होता है कि फ्लड प्लेन बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है? तुलसी, क्या बताए? हाँ, क्वेश्चन ये है तीसरे नंबर का। सडन मोमेंट मतलब ऐसा क्रिया जो तीव्र होती है, फास्ट होती है अर्थ में। इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो फास्ट होती है? वोल्केनो, फोल्डिंग की फ्लड प्लेन? वोल्केनो सर। वोल्केनो, ठीक है। फोल्डिंग क्यों नहीं है? फोल्डिंग से क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन्स। हाँ, और माउंटेन बनने की प्रक्रिया जो है वो फास्ट है कि स्लो है? स्लो स्लो है। प्रोसेस। फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान जो बनता है, फास्ट है कि स्लो है? वो भी स्लो ही है। फ्लड फास्ट है पर प्लेन स्लो बनता है, मैदान टाइम लेता है। मशरूम रॉक्स, विकास पांडे, मशरूम रॉक्स आर फाउंड, किस में मिलता है मशरूम रॉक्स? डेजर्ट में, रिवर में? हाँ, डेजर्ट में सर। क्या बताया? डेजर्ट डेजर्ट डेजर्ट, ठीक है। मशरूम रॉक्स डेजर्ट में बनते हैं। इरोशनल है कि डिपोजिशनल है? सर इरोशनल है ये। इरोशनल है, वेरी गुड। वैसे रिवर वैली जो इरोशनल है कि डिपोजिशनल है विकास? रिवर का जो वैली है
सर ये भी इरोशनल है, रिवर वैली। ये भी इरोशनल है। ग्लेशियर, ग्लेशियर सच कुछ नहीं है, वो एजेंट है, वो ना फीचर है ना कुछ है, ये एक एजेंट है, ग्लेशियर को नहीं है। ठीक है। यस। प्रतिमा, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड, कहाँ पे मिलता है ऑक्सबो लेक? ग्लेशियर में, रिवर वैली में कि डेजर्ट में? प्रतिमा, सर बी रिवर वैलीज में मिलता है। रिवर वैलीज में मिलता है ऑक्सबो लेक। ओके, गुड। मैच करना है। मृणालिनी, Yes, sir. यस, विल हैव टू मैच। ग्लेशियर को मैच करो राइट साइड से। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके, व्हाट इज ग्लेशियर? Sir, this is my first class, so I'll try. Might be wrong. Okay, not an issue. Try. It has been covered today itself. Yes, sir. So number 6 would be E. E. Is Yes, that vibrations of the earth? Yes, sir. Okay. Glacier would be river of ice, C. Okay. Glacier would be river of ice. C. Yes, sir. Okay. Good. So glacier is the river of ice. Fine. That's correct. So first का है C. G. ठीक है। प्रिया, meanders क्या है? यस सर। meanders को मैच करो। इस ग्लेशियर्स तो मैच होगा किससे? रिवर ऑफ आइस से। meanders को मैच करो। सर हिंदी में थोड़ा बताइए। कौन सा बताया? हिंदी में थोड़ा बताइए ना सर। अच्छा, हिंदी में दिखाएं। meander मतलब विसर्प, विसर्प होता है। सी शोर मतलब तटीय किनारा। मशरूम रॉक्स मतलब मशरूम चट्टाने। रिवर ऑफ आइस मतलब हिमनद, ये है नदी। पृथ्वी की हलचल, सीक्रेट को क्या बोल रहे थे हम? हाँ? अच्छा, ठीक है, आपसे मैं हिंदी में दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रिया रुक जाओ, वेट करो। प्रिंसी, यस सर। हाँ, समुद्री भृगु, यस यस, हाँ हाँ। प्रिंसी, meanders को मैच करिए राइट साइड से। सर रिवर्स। रिवर्स, यस। meander का मैच जो है वो रिवर्स है, क्योंकि meanders हमेशा से किस में मिलती है? रिवर्स में मिलती है। फाइन। बीचेस, श्रृंखला, बीचेस, श्रृंखला, यू आर नॉट ऑडिबल। प्रियांशु, बीचेस, ऑनलाइन में एनीवन? बीचेस, यस सर। यस। बीच को मैं किससे मैच करूं? सी शोर से सर। सी शोर से, ओके ठीक है। सैंड ड्यून्स को किससे मैच करूं? डेजर्ट से। डेजर्ट से कर दिया। वाटरफॉल को किससे मैं मैच करूं? रिवर से।
और रिवर ही होगा सर, वाटरफॉल। वाटरफॉल को किससे? रिवर। हार्ड बेड रॉक, कठोर चट्टानों से। हमने पढ़ा था एक हार्ड रॉक होता है, एक सॉफ्ट रॉक होता है, कठोर चट्टाने होती है, एक नरम चट्टाने होती है। तो सॉफ्ट रॉक को वो इरोड करता जाता है, जिसके कारण से क्या बनता है? वाटरफॉल बनता है, जलप्रपात बनता है। अर्थक्वेक को किससे? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ से। वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। गुड। तो क्लास 7 का हम लोग इस चैप्टर में पास हो गए। एक और 4 क्वेश्चंस और हैं जिसको हम समझते हैं। सम रॉक्स हैव शेप ऑफ मशरूम। कुछ रॉक्स मशरूम के शेप के होते हैं, क्या कारण है? किससे इरोशन होता है? सैंड किससे? विंड से। ओके, क्या करता है वो? दैट इज मशरूम रॉक्स। ओके। फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल है। ऑनलाइन में कोई बताओ कि फ्लड प्लेन्स क्यों फर्टाइल होते हैं? सर क्योंकि फ्लड प्लेन्स जो जो मतलब आता है, वो जो माउंटेन रिवर्स है उसके थ्रू आता है, तो वो अपने साथ बहुत सारा मिनरल्स और बहुत सारा ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको साथ में लेके आता है और नीचे में लाके उसको डिपॉजिट कर देता है, तो ठीक जिसके है। कारण सर वो फर्टाइल हो पहाड़ जाता का मैदान इतना उपजाऊ क्यों होता है? फ्लड प्लेन्स इतना फर्टाइल क्यों होता है? इसका रीजन है रिवर एवरी ईयर पहले तो रिप्लेस कर देती है, नया मिट्टी लाती है, नया सॉइल लाती है। इसके कारण से नए मिनरल्स एंड नए न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं। ठीक है, इसके कारण से वो उपजाऊ होती है। दूसरा कारण ये होता है कि जहाँ पे अलुवियल या जलोढ़ मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल होता है, वहां पे आपको रेत भी मिल जाता है, सैंड भी मिल जाता है, सिल्ट भी मिल जाता है, क्ले भी मिल जाता है, चिकनी मिट्टी भी मिल जाती है, दर्रा मिट्टी भी मिल जाती है, और आपको रेत बालू भी मिल जाता है। और किसी भी जगह पे अच्छा एग्रीकल्चर के लिए ये तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। किसका किसका? सैंड, सिल्ट और क्ले का। सैंड, बालू, सिल्ट और क्ले, चिकनी मिट्टी, ये तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जहां पे होता है वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो सैंड चाहिए, पानी एब्जॉर्ब हो सके, रूट अंदर तक जा सके, इसलिए सैंड की जरूरत पड़ती है, रेत की जरूरत पड़ती है। क्ले, चिकनी मिट्टी की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि रूट से अटैच रहेगा ना, तो पानी लगातार वो देता रहेगा उसको, है ना। तो ये तीनों की जरूरत पड़ती है, और इस जगह पे बहुत तीनों चीजें मिलती हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। जो सी केव्स होते हैं, समुद्री भृगु नहीं, समुद्री गुफा गुफा जो होते हैं वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सर क्योंकि जैसे जो सी आप जैसा अभी बताए थे कि हाँ वो जो दोनों जुड़ा रहता है, जब पहले सी ब्रिज बनता है, फिर हाँ। वो जैसे जैसे इरोड होते जाता है तो वो टूट के जो ब्रिज होता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो अलग अलग हो जाता है, तो उससे अलग जो अलग शेप होता है उसको स्टैक बोलते हैं। तो पहले ऐसा रहता है, केव जैसा रहता है ना। इसके बाद क्या होता है, ये गिर जाता है, तो जो बच जाता है वो क्या है? स्टैक। ठीक है, स्टैक। ठीक है। अर्थक्वेक से बिल्डिंग क्यों गिर जाता है? अर्थक्वेक से बिल्डिंग क्यों कोलैप्स कर जाता है? ज्योत्सना। सर वेट वेट टेम्परेचर अभय और वेट अभय वेट। हाँ, ज्योत्सना। हम्म 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 वाइब्रेशन आ जाता है। हम्म 6 रिक्टर स्केल, यस। अगर अर्थक्वेक का जो ये है मैग्नीट्यूड है, अगर 6 से ऊपर है तो बिल्डिंग गिरने के चांसेस होते हैं। 5 से ऊपर है तो सामान गिरने के चांसेस होते हैं, है ना। 6 से ऊपर है तो बिल्डिंग भी गिर सकता है। तो अर्थक्वेक उस लेवल का है जिसमें 6 से ऊपर है तो बिल्डिंग गिर सकते हैं। अब अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थक्वेक के लिए एनर्जी फोकस से आती है
कि एपिसेंटर से आती है, फोकस से, अंदर से आती है एनर्जी। और एपिसेंटर कौन सा है? जहां से एनर्जी फिर रेडिएट होती है ना, वहां से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दिस चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश्ड हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे। ठीक है, बाकी सारा तो खत्म हो गया। फाइन, तो चैप्टर 4 पढ़ के, चैप्टर 3 तक तो पढ़ के आना है, और चैप्टर 4 के एक बार रीडिंग मार के आना है। रीडिंग मारने से एक बेनिफिट हो जाता है, जैसे ये पढ़ के आई थी पुलिया को, वो उसने बताया कि नहीं सर पुलिया ऐसा नहीं है करके, तो वो ध्यान आ जाता है कि कई बार कुछ छोटा सा चीज मिस हो जाता है। सिस्मोग्राफ किसी ने पूछा ऑनलाइन में, जो पिछले बार मिस हो गया था, तो उसको हम लोग ने कवर कर लिया। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। मान के चलो टेस्ट होने वाला है आप लोग का, है ना। टेस्ट इस बार तो नहीं, उसके अगले हफ्ते सैटरडे को टेस्ट है इसी चीज का, है ना। जब कम से 5-6 चैप्टर हो जा रहेगा, उसके बाद एक टेस्ट रहेगा। बेसिक्स इसी से ही आएगा क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।